केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोलो गए थे, मगर वापस आते हुए माय भारत ने सबको परिवार बना दिया होगा। आपने पूरी यात्रा अकेले ही की है। ये भारत की बेटियों के बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक है। हमारी कोशिश है कि हमारा हर युवा, हर बेटी इसी भरोसे और आत्मविश्वास से आगे बढ़े। आइए अब देखते हैं कौन हमारे साथ जुड़ रहा है। जी जी सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम। हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद निकिता जी। अब मेरा अनुरोध है जालो राजस्थान से हमारे साथ जुड़े माय भारत वॉलंटियर श्री सुनील कुमार केला जी से कि वे अपना अनुभव माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साझा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री सुनील जी नमस्ते। राम राम सर, राम राम सर। राम राम। सुनील जी बताइए, पहले अपने बारे में बताइए और फिर आपने कहां और किस गांव का दौरा किया उसके विषय में जरा बताइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हूँ सुनील रमेश कुमार केला, राजस्थान री गौरवशाली धरती सु एक माय भारत वॉलेंटियर हाँ। અને આપણો ઘણો ઘણો આભાર વ્યક્ત કરા હા कि आपने मारे जड़ा कितना युवा ने सीमावर्ती गांव में जाननो, देखनो, ओथाली चीज रो महसूस करनो अवसर नो। सर्वप्रथम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के सारे युवाओं की तरफ से कि पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत आपके जो दूरस्थ गांवों में जो मेरे जैसे जरूरतमंद युवा हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उसमें निकली है और साथ में हमें लाभ मिला इस विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का। मैं राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से हिमाचल प्रदेश के धारचांगो उपरेला गांव में गया था। जी नहीं, आप पढ़ाई क्या करते हैं, क्या प्रवृत्ति क्या करते हैं, इसके साथ जुड़ने का अवसर कब से आया? इस कार्यक्रम के पहले कोई कार्यक्रम किया था क्या माय भारत में? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इससे पहले मैं अपने यूथ पार्लियामेंट के अंदर जा चुका हूं एक बार और इसका जो अवसर है मुझे माय भारत पोर्टल से मिला। जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो मेरे सीधे मेल आईडी और फोन पे मैसेज आया कि एक विकसित वाइब्रेंट विलेज नाम का प्रोग्राम होने जा रहा है जिससे आप सीमावर्ती गांवों का दौरा कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि इसमें मेरे लिए और मेरे जैसे अनेक युवाओं के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो वहां पे जाएं और अपने भारत को गहराई से समझें। अच्छा सुनील, आप तो स्वयं ही सीमावर्ती गांव से हैं। ऐसे में अपने गांव और जिस गांव का आपने भ्रमण किया वहां क्या समानताएं और विविधताएं, विभिन्नताएं, क्या क्या महसूस किया आपने? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, लोकेशन तो चाहे अलग हो सकती है लेकिन दोनों जगह पे एक चीज समान थी, वो अपने देश के प्रति प्रेम का जज्बा, वहां के लोगों की बहादुरी जो हम राजस्थान में देखते हैं। दूसरी चीज, वहां पे उन लोगों का जो अपनापन है, जो डाउन टू अर्थ वहां के लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से हमारा स्वागत किया, हमें वहां पे रखा, वहां का खाना खिलाया और ये सारी चीजें हमें समानता की तरफ दिखती है। और विभिन्नताएं तो ये है कि हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड से निकल करके सीधे हिमाचल के 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर गए हैं तो लगा कि लाइफ का सीन किसी ने बदल दिया हो, लेकिन उन लोगों ने हमें ऐसा रखा कि हमें लगा ही नहीं कि हम अपने परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर आए हुए हैं। अच्छा, आप जब वहां थे तो वहां से अपने परिवार के साथ संपर्क करते थे? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने लगभग समझे कि रोज का ही था, हमारे जहाँ कैंप लगा हुआ था वहां से घर पे वीडियो कॉल करके और घर वालों को बताते थे कि ये हमारे पास से जहाँ हम होम स्टे में रुके थे उसके पीछे जो नदी बह रही थी सतलुज, तो उसका व्यू हम रोज अपने घर वालों को बताते थे कि ये व्यू है। यहाँ की जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनके बारे में बताते थे कि कैसी पढ़ाई चल रही है वहाँ पे, वहाँ के जो जन औषधि केंद्र है, अस्पताल है, वहां का हमने बताया। जो खेल मैदान थे जब वहां खेलने गए थे टूर्नामेंट, तो उसके बारे में हमने अपने घर पे वीडियो कॉल से बताया। वहां से
नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप शाम के 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। आपने सुना पीएम नरेंद्र मोदी को जो युवाओं से लगातार संवाद कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब शुरुआत करते हैं खबरों के मास्टर एंगल का। जी हां, अब आपको दिखाएंगे आज की तमाम बड़ी खबरें जिस पर रहती है हमारी नजर। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज जिन खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। सबसे पहले बात होगी शौर्य की। 27 साल बाद उन्हीं बर्फीली चोटियों से भारत ने पाकिस्तान को इतिहास तो याद दिलाया ही, साथ ही आगे आने वाले खतरे के लिए भी उन्हें आगाह कर दिया। इसके बाद बात होगी विपक्ष के उस एजेंडे की जो संकट में फंस चुका है। जी हां, राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, संसद का वक्त बर्बाद करने के लिए जो इस्तीफे लगातार मांगे जा रहे थे, अब उसके बाद खुद विपक्ष जो है इस पूरे एजेंडे के पीछे फंस चुका है। इसके बात होगी, इसके बाद इससे इतर बात होगी उस सिस्टम की लापरवाही की बात होगी जिसकी वजह से 6 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। जी हां, नोएडा में एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से सिस्टम पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसके बाद अब आखिर में बात होगी खाड़ी में छिड़ी उस जंग की भी करेंगे जहां अब ट्रंप का खजाना खाली हो चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स का यह दावा किया गया है एक रिपोर्ट में कि ट्रंप ने मजबूरी में ईरान पर हमले रोक दिए क्योंकि अमेरिकी सेना के पास मिसाइलों की खेप लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भारतीय सेना के अदम्य साहस की। जी हां, प्रधानमंत्री जिसे आज पूरा भारत नमन कर रहा है, करगिल की वो लड़ाई जो आज भी पाकिस्तानी सैनिकों को रह रहकर उनकी नाकामी की याद दिलाती है। आज भारत की उस जीत को 27 साल पूरे हो चुके हैं। 1999 में करगिल की चोटी पर फहराया गया तिरंगा आज भी पूरे शान से लहरा रहा है। इस जीत का जश्न पूरा देश मना रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय सेना के अदम्य शौर्य की कहानियां हैं। देश कैप्टन विक्रम बत्रा को याद कर रहा है। देश उन वीर सपूतों को याद कर रहा है जिन्होंने करगिल में घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानियों को उसी बर्फ में दफना दिया था। करगिल विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने देश को बधाई दी, सेना के इस शौर्य को सलाम किया। इस मौके पर द्रास में वीर जवानों के सम्मान में देश भर से लोग पहुंच रहे हैं। रिपब्लिक भारत की टीम ने उनमें से कुछ लोगों से बातचीत भी की, सुनवाते हैं आपको। ऑपरेशन विजय के जो वीर जवान हैं उनको श्रद्धांजलि तो अर्पित की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके लिए एक खास तोहफा यहाँ पर लेकर आया है। तमाम जो पूर्व यहाँ पर आर्मी के ऑफिसर्स थे जिन्होंने सर्व किया, इसके अलावा आप देखिए सिटीजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि वो आपको ये तस्वीरें दिखाए। ये जो आप अलग अलग कलश यहाँ पर देख रहे हैं, 27 कलश यहाँ पर मौजूद है, 27 नदियों का पानी इसमें मौजूद है और 27 अलग अलग वॉर मेमोरियल की मिट्टी भी इसमें मौजूद है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? देश की जनता भी आपको देख रही है। मैडम, हमारा मकसद एक कि पूरा देश सेनाओं के साथ में, और सिर्फ आज की कारगिल विजय दिवस ही उनको याद नहीं है। और हम लोग तो 365 डेज 24/7 पहले हम भगवान को याद करते हैं, उसके माँ बाप के बाद में अगर किसी को याद करना है तो रोज उनको सैनिकों क्यों, अगर वो है तो हम लोग सुरक्षित है। वी डू एवरी ईयर दिस प्रोग्राम फ्रॉम कन्याकुमारी टू कारगिल, जस्ट a motivation program in the young generation. We'll go to all the colleges and we'll call all Veer Naris, their families, and indirectly we help them. सर, इसमें पंखुड़ियाँ भी हैं, उसके बारे में बताइए। मैडम, जो शहीद हुए थे कारगिल युद्ध के दौरान, जैसे अभी हम यहाँ पर आए हैं तो अभी हम उनसे अनुमति लेके थोड़ी पंखुड़ियाँ ले लेंगे, जैसे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री चढ़ाई है वो लेके हम लॉकर में दे। हम लोग सिर्फ नदियों का पानी रखते हैं, ये पवित्र मिट्टी रखते हैं और पंखुड़ियाँ रखते हैं। आपने देखा देश का जज्बा, जैसा कि रक्षा मंत्री ने आज यहाँ से आह्वान भी किया कि जरूरी नहीं है कि सैनिक जो है वही देश की रक्षा सुनिश्चित करे। एक आम इंसान होने के नाते आपके दिल में भी ये जज्बा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके दिल में ये जज्बा होगा तभी देश की एकजुटता जो है वो दुनिया के सामने एक साथ आएगी। और देखिए, ये वो लोग हैं जो शहीदों की याद में पहुंचे हैं। करगिल की लड़ाई भारत के इतिहास का वो पन्ना है जिसे देश के बच्चे बच्चे को सुनाया जाता है। ये वीरता की वो कहानी है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। इस कहानी में भारतीय सेना का शौर्य तो है ही, साथ ही पाकिस्तान के धोखे वाले प्लान का पर्दाफाश भी। क्या है करगिल की पूरी कहानी, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं, दिखाते हैं।
हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। बहादुर सैनिकों ने हमेशा अपने शौर्य का परिचय दिया, पराक्रम का परिचय दिया। 27 जुलाई 1999, करगिल, जम्मू कश्मीर। इस तारीख को 27 बरस हो चुके हैं। करगिल यानी वो लड़ाई जो हर भारतवासी के लिए सिर का ताज है। वो लड़ाई जिस दिन भारत ने पाकिस्तान के चालबाजी वाले मंसूबों को बर्फ में दफन कर दिया। करगिल की जीत सिर्फ जीत नहीं, शौर्य का जीता जागता हस्ताक्षर है। आज पूरा देश करगिल में वीर जवानों के पराक्रम का जश्न मना रहा है। ये जीत कैप्टन विक्रम बत्रा की थी, जिनका कहना था ये दिल मांगे मोर। 20 जून 1999 को उन्होंने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए पॉइंट 5140 पर कब्जा किया, 4 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया था और भारतीय सेना को महत्वपूर्ण जीत दिलाई थी। यही कारगिल की जीत का टर्निंग पॉइंट था, जिसने तब के पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ के प्लान की बैंड बजा दी थी। पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ ने ऑपरेशन बदर की योजना बनाई थी। प्लान यह था कि सर्दियों में पाकिस्तान के सैनिक करगिल और लद्दाख के इलाकों में भारत की चोटियों पर कब्जा करेंगे, क्योंकि सर्दियों के वक्त दोनों तरफ के सैनिक बर्फबारी की वजह से ऊंची पहाड़ियों से नीचे आ जाते थे और पाकिस्तान का मकसद था कि भारतीय चोटियों पर कब्जा कर लद्दाख और सियाचिन तक का उसका संपर्क काट दे, ताकि मजबूरी में भारत कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत के लिए राजी हो। लेकिन भारत ने 26 मई 1999 को ऑपरेशन विजय की शुरुआत कर मुशर्रफ को हिला डाला। पाकिस्तान के कब्जे वाले मकसद की धज्जियां उड़ गई और 2 महीने तक चली इस लड़ाई के बाद 26 जुलाई 1999 को भारत की पूर्ण विजय और चौकियों पर भारत ने दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया। मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। मरना सभी को है, तुम भले मरे, मरना सभी को है, तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद ज़मीं पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। ये लड़ाई भारत के शौर्य का उदाहरण थी। भारत ने बता दिया था कि वो अपने हिस्से की 1 इंच जमीन से भी समझौता नहीं करेगा, फिर चाहे वो बर्फ से ढकी हो या फिर समंदर में समाई हो। जो हमारा है वो हमारा है, फिर चाहे इसके लिए किसी की जान लेनी पड़े या फिर अपनी शहादत देनी पड़े, भारतीय सेना पीछे नहीं हटेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन द मेमोरी ऑफ ऑल द जवान्स जिन्होंने ऑपरेशन विजय के दौरान शहादत दी थी, उनके लिए यहाँ पर आप देखिए अलग अलग जगह पर सभी के नाम जो हैं लिखे हुए हैं। ये एक अलग तरह से वीर भूमि में ट्रिब्यूट उन्हें दिया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे ये पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, टुलुलिंग की ये पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा भी चाहे वो टाइगर हिल हो, चाहे वो बत्रा टॉप हो, जहाँ जहाँ पर भी ये जवान उस दुर्गम परिस्थिति में पहुँचे थे देश की सुरक्षा के लिए, उनको नमन किया जा रहा है। यहाँ ये बयां कर रहा है, जब हम भी यहाँ पर खड़े हैं तो हम भी इसको महसूस कर पा रहे हैं कि जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपको देशभक्ति का एक अलग रंग नजर आता है। आपको समझ आता है कि जो शहादत इन्होंने दी है उसे हमें और आपको ही सुरक्षित रखना है। करगिल में तोलोलिंग की पहाड़ियों से भारतीय रणबांकुरों की गर्जना आज भी वैसी की वैसी है। बत्रा टॉप हो या फिर टाइगर हिल, जमीन पर भारत का हक है। ये हमारे जवानों ने तब भी साबित किया था और आज भी तस्वीर नहीं बदली। हजारों फीट की ऊंचाइयों पर शान से लहराता तिरंगा ये बताता है कि रास्ते चाहे कितने भी कठिन, चोटियां चाहे बर्फ से ढकी हों,
दुश्मन का निशाना कितना भी पक्का क्यों ना हो, भारतीय सेना किसी से नहीं डरती। उस टाइम ऐसे हालात नहीं थी, बहुत कठिन था, जैसे कि हर एक चीज़ में कठिनाई थी, जैसे कि अभी सड़क की आने जाने की और इक्विपमेंट की और सुविधा, मतलब यहाँ रहने के लिए वो सब मतलब कठिनाई थी। आज के ज़माने में काफ़ी फ़र्क पड़ा है और खास करके पिछले 10-12 साल के पहले से अभी काफ़ी डिफरेंस हुआ है, मतलब परिवर्तन हुआ है। यानी कि अकोमोडेशन में हो, सड़क में हो या इक्विपमेंट में है या जवानों के रहने के लिए जो घर है, हर चीज़ में मतलब सुधारण हुआ है। करगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रास में 27 साल पहले देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को याद किया। रक्षा मंत्री ने करगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जवानों से मुलाकात की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल के साथ ही पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर वाले जख्मों को भी कुरेद दिया। बहादुर सैनिकों ने हमेशा अपने शौर्य का परिचय दिया है, पराक्रम का परिचय दिया है। अभी हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का 1 वर्ष पूरा किया है। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी जाबाज सेना के जवानों ने, अधिकारियों ने आतंकवादियों के सरपरस्तों को ऐसा जवाब दिया है जिसे वे आजीवन कभी भूल नहीं पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया है कि भारत को आतंकवाद के सहारे डराने का सपना देखने वालों का अब अंजाम क्या होगा। भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है। और देखिए, करगिल की लड़ाई में कई जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था, देश की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। शहीद वीरों के परिजन 27 साल बाद आज भी उन क्षणों को याद करके भावुक उठते हैं। एक परिवार के लिए ये कैसे दुनिया बदलने वाला पल था, सुनाते हैं आपको। परिवार हमारे साथ मौजूद है और बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वीर गाथाएं आपने बहुत बार सुनी होंगी, लेकिन उन्हीं लोगों से आप ये बात जब सुने तो आपको समझ आएगा। सर, आपके पिताजी थे, कितने साल के थे आप? मेरे पिताजी थे, मैं 5 साल का था तब, और मेरे पिताजी 8 सिख रेजिमेंट के हवलदार थे, हवलदार अजैब सिंह जी, और वो टाइगर हिल पे शहीद हुए थे। एंड तब तो थोड़ा मुश्किल था, पर गवर्नमेंट ने बहुत साथ दिया, तब की वाजपेयी गवर्नमेंट ने, लाइक दे हेल्प्ड अस अ लॉट, और उन्हीं की लाइक आज तक वो साथ देते हैं। गवर्नमेंट आज तक हमारा हालचाल पूछती है एंड लाइक वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। माता जी, कितना गर्व महसूस करती हैं आप जब यहाँ आती हैं? जी, जब हम जहाँ आते हैं तो बहुत गर्व महसूस करते हैं हम, लेकिन उस टाइम तो बहुत मुश्किल लग रहा था जब वो समा था। आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है। कितने सालों तक सर ने यहाँ पर सर्व किया? कितने साल यहाँ पर वो पोस्टेड रहे जिसके बाद ये वॉर शुरू हुआ? 18 साल। 18 साल जी। और आपको कितने दिनों में जानकारी मिली? किस जगह पर वो थे, क्या थे, किस तरह से आप लोगों तक ये सूचना पहुंची? क्योंकि अभी तो कनेक्टिविटी है, उस वक्त तो वो भी नहीं रहा होगा। जी नहीं जी, जब हमें सूचना मिली तो किसी के घर से फ़ोन आया था कि जी शहीद हो गए हैं, बस इस ऐसे सूचना मिली। करगिल की लड़ाई को आज 27 साल हो चुके हैं। भारतीय सेना तब भी पाकिस्तान पर भारी पड़ी थी और आज भी उसी ताकत के आगे पाकिस्तान बौना है। हिंदुस्तान की ताकत के सामने पाकिस्तान आज भी बौना है। आज मन की बात में प्रधानमंत्री ने देश से वादा किया कि भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सुनिए। कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने बताया, भारतीय सेना आधुनिक लड़ाइयों के लिए पूरी तरह तैयार है। जंग का रण भले ही वही हो, लेकिन लड़ाई का तरीका बदल गया है। अब जंग तोप गोलों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ी जा रही है।
जिसमें भारत दुश्मन की सोच से भी आगे है। युग में आप देखिए किस तरह से युद्ध अगर लड़ा जाएगा तो भारतीय सेना किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा ही, लेकिन अब करगिल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आसमान में एक के बाद एक कई ड्रोन्स आपको नजर आ रहे हैं और ये ड्रोन्स ना सिर्फ दुश्मनों पर नजर रखते हैं बल्कि उन पर हमला भी करते हैं। इंटरसेप्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये रोबोटिक म्यूल्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये रोबोटिक म्यूल्स बहुत काम के हैं। क्यों? क्योंकि करगिल में आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से विषम परिस्थिति होती है। ठंड के वक्त यहाँ माउंटेन्स में ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। और ऐसी स्थिति में जहाँ पर इंसान नहीं जा पाता है, जवान नहीं पहुँच पाते, तो इस तरह से आप देखिए रोबोटिक म्यूल्स जो हैं उनको भेजा जाता है। और ये रोबोटिक म्यूल्स वहाँ पहुँचकर भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। वहां से इंफॉर्मेशन जो है वो लगातार भारतीय सेना के जवानों को देते हैं और उसके बाद भारतीय सेना के जवान अपनी आगे की कार्रवाई जो है उसको सुनिश्चित करता है। करगिल दिवस के मौके पर पाकिस्तान का एक और जख्म हरा हो गया। करगिल के जरिए मुशर्रफ पीओके का मसला हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था, लेकिन 27 सालों में पाकिस्तान ने पीओके का इतना शोषण किया कि अब वो खुद ही पाकिस्तान को नकार रहा है। पीओके से आवाज उठ चुकी है, पाकिस्तान का झंडा मंजूर नहीं। पीओके में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वहां की आवाम ने क्लियर कर दिया है कि वहां पाकिस्तानी हुकूमत की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और यह बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दी। द्रास से रक्षा मंत्री ने पीओके के मुद्दे पर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए भारत का स्टैंड क्लियर कर दिया। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय ही यह साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। यानी कि भारत का मत एकदम साफ है। पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और उससे किसी भी तरह का कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रक्षा मंत्री के इस ऐलान से पाकिस्तान की हालत खराब है। करगिल की चोटी से आई ये चेतावनी मुनीर का बीपी बढ़ा रही है। करगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। रक्षा मंत्री यहां पर यह कहते हुए नजर आए कि पाकिस्तान से अब बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके के मुद्दे पर बात होगी। यहां ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इसी पोडियम से उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया, एक बड़ा मैसेज दिया। जो जब जब यहां पर आते हैं करगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री, तब आप देखिए एक बड़ा संदेश देते हैं और आज भी वो एक बड़ा संदेश देते हुए नजर आए। पाकिस्तान को आड़े हाथे लेते हुए उन्होंने बहुत कुछ कहा। साफ तौर पर कहा कि एक तरफ भारत विकास की गाथा लिख रहा है, भारत नित नए दिन विकास की बात करता है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान जो है कभी सुसाइड बॉम्बर बनाता है, कभी हवाला के जरिए देश में आप देखिए किस तरह से अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता है। लेकिन अब भारत ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। अब देखिए पाकिस्तान चाहे पीओके पर कब्जा जमाए रखने के लिए कितनी भी कोशिश कर ले, अब डर और दहशत के दम पर बनाई उसकी हुकूमत कांप रही है। पीओके को पाकिस्तान में मिलाने का ख्वाब देखने वाले मुनीर और शहबाज का अपना ही कुनबा टूटकर बिखर रहा है। खैबर और बलूचिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान के टुकड़े तय हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। मुशर्रफ के सपने को साकार करने निकला मुनीर फेल हो चुका है। भारत को गीदड़ भभकी देने वाली पाक फौज को अपने ही घर पटक पटक कर मारा जा रहा है। बलूचिस्तान हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तानी सेना हर जगह पिट रही है। बलूचिस्तान में विद्रोही संगठनों ने पाक सेना की हवा निकाल दी है।
खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने मुनीर की जान निकाल रखी है। पीओके में जनता ने चुनावों के बहिष्कार का फैसला सुना दिया है। पंजाब और सिंध में पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो चुकी हैं। मतलब पाकिस्तान के अपने प्रांत हों या फिर उसके कब्जे वाले इलाके, सब जगह से उसका बैकअप तय है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी के लड़ाकों ने एक साथ 9 हमले किए। टीटीपी ने वहां पाकिस्तानी सेना को धोया और फिर डंके की चोट पे दावा भी किया कि अगर उनके इलाके में मुनीर का दखल कम नहीं हुआ तो उसका यही हाल होगा। क्योंकि टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा इलाके में ऑपरेशन खैबर शुरू किया है, जिसके तहत उसने एक साथ 9 जगहों पर हमले किए। दक्षिण वजीरिस्तान में उसने 3 हमले किए, 2-2 हमले उत्तरी वजीरिस्तान और टंक में किए गए। इसके अलावा डेरा इस्माइल और पेशावर में भी एक-एक हमला हुआ। इन हमलों ने मुनीर के खोखले गुरूर को चूर चूर कर दिया। उधर बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी सेना और सरकार की शामत आ चुकी है। बलूचिस्तान में BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने IED धमाका कर पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला दिया। BLA ने बोलान डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तानी सेना की एक गाड़ी को पल भर में उड़ा दिया। बलूचिस्तान में हुए इस अटैक में पाकिस्तानी सेना के 12 जवान मारे गए। अकेले जुलाई में BLA ने पाकिस्तानी सेना पर दर्जन भर से ज्यादा हमले किए। इन हमलों में अब तक 42 लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें 18 पाकिस्तानी पुलिस के जवान बताए जा रहे हैं और सेना के 15 जवान हैं जो मारे जा चुके हैं। मतलब पीओके से पाकिस्तान का पैकअप तय है। पैकअप की कुछ तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर से भी दिखाते हैं आप। जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में चल रहा प्रदर्शन खत्म हो गया है। वहां से तंबू उखड़ने लगे हैं। सरकार ने छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी मांगों पर विचार करने की बात कही, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म हो गया। प्रदर्शनकारियों ने करीब महीने भर से वहां डेरा जमा रखा था, जिनके हटने के बाद वहां साफ सफाई का जो काम है वो अब तेज हो गया है। जंतर मंतर पर ये जो सफाई आप लगातार देख पा रहे हैं, ये लगभग 1 महीने के बाद जो वहां पर प्रोटेस्ट खत्म हुआ है, उसके बाद जब जंतर मंतर को खाली करने का आदेश दिया गया, उसके बाद आप देखिए जो मंच वहां पर था उस मंच को हटा दिया गया। जिस मंच पर तमाम प्रदर्शनकारी बैठकर अपनी मांगे मनवाने की कोशिश कर रहे थे, अब सरकार ने वो मांगे मान ली और अब मंच भी वहां से हटा दिया गया है। हालांकि इस दौरान बवाल की आशंका को देखते सख्ती में जरा भी कमी नहीं आने दी गई। वहां बड़े पैमाने पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मौजूद रहे। जंतर मंतर से हमारी सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 37 दिनों तक जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चला है वो प्रोटेस्ट अब खत्म हो चुका है। सीजेपी का ये प्रोटेस्ट इसी मांग के साथ दरअसल स्टार्ट हुआ था कि उनको एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए। पेपर लीक की वजह से जिन तमाम स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया था, जिनकी जान चली गई थी, उनके लिए इंसाफ की मांग वो कर रहे थे। तो वो तमाम मांगे जो हैं वो मान ली गई है और अब जंतर मंतर कि ये वही सड़क है जहां पर 37 दिनों तक प्रोटेस्ट चला है और अब ये सड़क पूरी खाली हो चुकी है। एनडीएमसी अब ऑन ड्यूटी नज़र आ रही है। इसको अब पूरी तरीके से क्लीन किया जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है। जैसे जंतर मंतर की ये प्रोटेस्ट साइट पहले हुआ करती थी, अब ये वैसे ही रहने वाली है और अब यहाँ पर किसी को प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये भी साफ तौर पर कह दिया गया है। अब देखिए, जंतर मंतर से कॉकरोच तो लौट गए, लेकिन समस्या खड़ी हो गई है विपक्ष की। सीजेपी के साथ हो हल्ला करने वाला विपक्ष पंजाब और कर्नाटक में हुए पेपर लीक पर मौन है। इधर संसद में सोमवार को विपक्ष की अग्नि परीक्षा है। सवाल है कि इस्तीफे के बावजूद क्या विपक्ष संसद में हंगामा करेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो विपक्ष का हंगामे वाला एजेंडा बेनकाब हो जाएगा। क्यों? अब पेपर लीक वाली सुई विपक्ष की तरफ ही घूम गई है। देख लीजिए। राहत इंदौरी का एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अमूमन ये लाइनें विपक्षी नेता
सरकार पर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बार ये हिदायत विपक्ष को दी जा रही है, क्योंकि पेपर लीक पर सियासत करना विपक्ष की गले की हड्डी बन गया है। राहुल गांधी हों या अरविंद केजरीवाल, छात्रों की आड़ में दंगाइयों का समर्थन कर बुरी तरह फंस चुके हैं। जंतर मंतर पर जारी बवाल थम गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े प्रदर्शनकारियों की मांग पूरी हुई। प्रधानमंत्री ने युवा शक्ति और छात्र हित को प्राथमिकता देते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया। लेकिन इस बीच पंजाब और कर्नाटक में पेपर लीक की शिकायतें सामने आईं, जिनसे विपक्ष घिर गया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार। इसीलिए बीजेपी अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से सवाल कर रही है। तेलंगाना में पेपर लीक, लैंग्वेज के पेपर्स लीक, हिमाचल में पेपर लीक, उनके कर्नाटका में 2-2, 3-3 पेपर लीक, झारखंड में मैल प्रैक्टिसेस बेशुमार, इसके अलावा केरल में पेपर लीक। यहां पर जो पेपर लीक हो रहे, मैल प्रैक्टिसेस हो रही है, उसकी अकाउंटेबिलिटी का क्या? वहां पर बच्चे मांगने जाते हैं न्याय तो उनको मिलती है लाठी डंडा। तो बताइए अब राहुल गांधी इसीलिए पार्लियामेंट नहीं आना चाहते। पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को घेर लिया गया। एक दिन पहले जब वो सीजेपी का समर्थन करने जंतर मंतर पर पहुंचे थे, तब भी छात्रों ने उनसे ये सवाल किया, लेकिन वो बगैर जवाब दिए वहां से निकल गए और एक दिन बाद उन्होंने पेपर लीक की बात को ही झूठ बता दिया कि जी पंजाब में पेपर लीक हो गया, पंजाब में पेपर लीक हो गया। मैं कांग्रेस बीजेपी को कहना चाहता हूं, झूठ फैलाना बंद करो। तुम्हारे झूठ के सहारे ही जनता ने तुम्हारी ये स्थिति कर दी है कि एक को कोई पूछता नहीं, दूसरे के शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना पड़ रहा है। केवल और केवल झूठ फैलाते हैं, केवल और केवल जुमले फैलाते हैं। मुझे दुख होता है देख के कि ये कभी सच भी बोल लिया करें। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में एक क्लासरूम में कुछ बच्चे नकल करने के इरादे से एक स्मार्ट पेन लेके आ गए ब्लूटूथ लगा हुआ। उसको भी प्रशासन ने, यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने तुरंत पकड़ लिया और पुलिस एक्शन लिया उसको। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे पर पूरी तरह आक्रामक है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप और कांग्रेस के इस दोहरे रवैये पर जमकर हमला बोला। बीजेपी ने तंज कसा कि धर्मेंद्र प्रधान का हाय तौबा करने वाला विपक्ष अपनी सरकारों में हुए पेपर लीक पर इस्तीफे क्यों नहीं ले रहा। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया बहुत चिल्ला के बोल रहे थे हमारा पेपर लीक होगा तो हम मंत्री को रिजाइन कराएंगे। कल भी और परसों भी अभिजीत दीपी के जो कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जब उनसे पूछा गया कि क्या पंजाब पेपर लीक पर रिजाइन होना चाहिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल पंजाब पेपर लीक पर भी रिजाइन होना चाहिए। लेकिन ये बच्चों के नाम पर ड्रामा करने वाली, नौटंकी करने वाली पार्टी, बच्चों के कंधों पे बंदूक रखकर बंदूक चलाने वाली पार्टी आज अपने मंत्री हरजोत बैंस का इस्तीफा नहीं ले रहे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी फ्रंट फुट पर है। प्रधानमंत्री ने छात्र हित सर्वोपरि का जो वादा किया था उसे पूरा किया। प्रदर्शनकारियों की मांग के मुताबिक इस्तीफा हो चुका है। पेपर लीक रोकने के लिए कड़ा कानून संसद के पटल पर है, लेकिन बात अटकी है संसद में चर्चा के मुद्दे पर। विपक्ष अब तक इस्तीफे की आड़ में संसद में चर्चा होने नहीं दे रहा था और अब जब इस्तीफा हो चुका है तो राहुल गांधी की पार्टी इस पूरे आंदोलन को हाईजैक करने में जुट गई है। राहुल गांधी जी और पूरे युवाओं का, जिनका प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जिनका यहाँ पे इस संघर्ष में इनका योगदान रहा है, और प्रजातंत्र की भी जीत है, जनशक्ति की जीत है। तो ये दबाव में, भारी दबाव में, जन दबाव में और राहुल जी के दबाव में इन्होंने त्यागपत्र दिया है, लेकिन मन में आज भी, इनके मन में वो सफाई नहीं है, आज भी नियत में खोट है। राहुल गांधी छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर संसद को ठप करने में लगे हुए थे, लेकिन अब ये नहीं चलने वाला। सोमवार यानी कल संसद में चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने युवाओं के नाम पर दिए संदेश में साफ कहा था कि सोमवार से चर्चा होगी। हालांकि विपक्ष अड़ंगा लगाने से पीछे नहीं हट रहा, लेकिन विपक्ष के लिए अब चुनौती बड़ी होगी, क्योंकि इस बार हंगामे वाला एजेंडा नहीं चलेगा। इस बार संसद में बहस करनी होगी, चर्चा करनी होगी और अब देश को बदलने वाले कानूनों को रोका नहीं जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने देखा किस तरीके से विपक्ष जो है अब इस पूरे मसले पर फंस चुका है
और ना ही रोकी जा सकेगी अब दिल्ली की रफ्तार। जी हां, हुड़दंगियों के बवाल की वजह से पिछले कई दिनों से दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशन बंद थे। सुप्रीम कोर्ट, जनपद, बाराखंबा रोड समेत कई स्टेशनों को सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही प्रोटेस्ट खत्म हुआ, दिल्ली मेट्रो की रफ्तार पर जो ब्रेक लगा था अब वो हट चुका है। अब मेट्रो स्टेशंस को खोल दिया गया है और जो तमाम पब्लिक है यहाँ सीपी आती है, सेंट्रल दिल्ली में आती है, यहाँ जिनके दफ्तर है, क्योंकि कई यहाँ पर स्कूल्स भी है, कई दफ्तर है और बड़ी संख्या में पब्लिक यहाँ पर पहुँचती है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब इसलिए बन गया था। मेट्रो से ट्रैवल करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे देश में, और जब मेट्रो स्टेशंस बंद हो गए थे तो एक सड़क यानी कि स्ट्रीट्स केवल उनके लिए सहारा रह गया था, जिसमें बहुत सारी जगहों पर तो ऑलरेडी बैरिकेडिंग थी ही, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। बट मेट्रो के तमाम स्टेशंस को अब सेंट्रल दिल्ली में फिर से खोल दिया गया है और सुचारू रूप से अब मेट्रो की आवाजाही हो रही है। जो पहले इन स्टेशंस पर मेट्रो नहीं रुक रही थी, रिपब्लिक भारत आपको ये बताना चाहता है, अब हर स्टेशन पर, स्पेशली सेंट्रल दिल्ली में जितने मेट्रो स्टेशंस है उस पर मेट्रो रुक रही है और आपका जो गंतव्य स्थान है वहां तक आप जा सकते हैं। इस प्रदर्शन में हुड़दंगियों ने छात्रों को मोहरा बनाकर सरकार के खिलाफ एक एजेंडा चलाया। ये बात तो सबने देख ली। तस्वीरों से यह साफ भी हो चुका है कि प्रदर्शन की आड़ में कई आपराधिक तत्व अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहे। उन हुड़दंगियों और उनके पीछे काम कर रही देश विरोधी ताकतों पर सीएम योगी भी जमकर गरजे। सीएम योगी ने दो टूक कहा कि देश को तोड़ने की साजिश बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी। सुनिए। पेपर लीक के नाम पर मचे उत्पात पर योगी आदित्यनाथ ने हुड़दंगियों को हद में रहने की चेतावनी दे दी। विपक्ष ये नैरेटिव गढ़ने में लगा हुआ है कि छात्रों के साथ बर्बरता हुई, तो योगी ने अपने अंदाज में साफ कर दिया कि छात्रों और हुड़दंगियों में फर्क है। आगरा से सीएम योगी ने देश विरोधी ताकतों को साफ शब्दों में चेताया कि भारत की प्रगति में रोड़ा बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि भारत की बढ़ती रफ्तार में झूठे नैरेटिव को ब्रेक लगाने वाले अराजक तत्वों से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, जिनको ये सब अच्छा नहीं लगता है, वे किसी न किसी रूप में समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। इन सभी तकनीक की जानकारी उनके पास है। भारत के विरोधी ताकतों के द्वारा दिया गया पैसा भी है और वे इसका दुरुपयोग करके एक अव्यवस्था का वातावरण पैदा करने का प्रयास करेंगे। हम इसके प्रति जरूर सतर्क रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर सीएम योगी, दोनों के लिए छात्र हित सर्वोपरि है। छात्रों को बरगलाने वालों को योगी ने सीधी चेतावनी दे दी। योगी ने सोशल मीडिया पर भी लोगों को सावधान रहने की सलाह दी। योगी ने दो टूक कहा कि अफवाह फैलाने वाले और समाज को गुमराह करने वाले तत्वों से सतर्क रहने की जरूरत है। छात्रों को मोटिवेट करिए, उन्हें इस प्लेटफॉर्म के बारे में तथ्यों से अवगत कराइए कि सच क्या है, झूठ क्या है। सत्य के नजदीक लाने का प्रयास करिए। जो अनाम हैं, गुमनाम लोग हैं, गुमनाम प्लेटफॉर्म है, फेक अकाउंट है, उनके बारे में बताएं उनको कि भाई ये गुमराह करने वाले तथ्यों से हमें दूरी बनानी होगी। और अब एक ऐसी खबर आपको बता रहे हैं जो आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत जरूरी है। नोएडा में एक 6 साल का बच्चा सोसाइटी में एक गड्ढे में गिर गया। कहने को यह हादसा है, लेकिन असल में यह हत्या है, क्योंकि सिस्टम जागने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ महीने पहले ही इसी तरह सड़क किनारे बने गड्ढे में गिरकर युवराज नाम के इंजीनियर की मौत हुई थी, लेकिन सिस्टम फिर भी नहीं जगा। आज फिर वही हुआ। एक बच्चा खेलते खेलते मौत के गड्ढे में समा गया। कैसे यह हादसा हुआ, हमारी सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये कलाधाम जो सोसाइटी है उसमें सीधे तौर पर जो प्राधिकरण की लापरवाही है वो
हर बार देखने को मिल रही है, चाहे वो खंबे का तार हो और चाहे गड्ढों को खोद कर छोड़ देना हो। इस वक्त ये 15 फीट का जो गड्ढा आप देख रहे हैं, ये 2-3 दिन पहले ही खोदा गया और इसके बारे में सोसाइटी के किसी भी मेंबर को इन्फॉर्म नहीं किया गया, ना ही इस पर कोई ऐसा साइन लगाया गया ताकि इधर लोग ना पहुंच सके और इसके चलते एक 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। इस वक्त ये शूज आप देख रहे हैं, लोगों ने भारी मशक्कत के बाद उस बच्चे को निकाला जिसका शूज अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये जो पाइप आप देख रहे हैं, इसके जरिए लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की। जो बड़े लोग थे जिनकी हाइट ज्यादा थी वो भी इस गड्ढे में डूब रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने किसी को इसकी चेतावनी नहीं दी कि इधर जाना नहीं है, या फिर प्राधिकरण ने सोसाइटी में किसी को कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, बस गड्ढा खोदा और छोड़ दिया। और इसकी कीमत एक 6 साल के बच्चे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी और जिसके बाद से आनन फानन में आप देखेंगे कि अब ये गड्ढे के आसपास जो चारों तरफ है वो बैरिकेड कर दिए गए हैं। लेकिन अगर प्रशासन जो है इससे पहले इस बैरिकेड को कर देता तो शायद 6 साल के बच्चे की मौत नहीं होती। हालांकि सोसाइटी के लोगों का कहना यही है कि इस सोसाइटी में लापरवाहियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो खंबे का तार हो, चाहे गड्ढे खोदकर छोड़ देना हो और किसी को इन्फॉर्म ना करना हो। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर प्राधिकरण 6 साल की बच्चे की जो मौत हुई है, आखिर उसको न्याय और इंसाफ कैसे दिलाता है। तो वो सिस्टम लापरवाह है जिसकी वजह से कई जानें जा चुकी हैं और आज भी एक 6 साल के बच्चे ने अपनी जान दे दी। 15 फीट के गड्ढे में बच्चा खेलता हुआ गिर गया, जान चली गई उसकी। कह रहे हैं उस गड्ढे में कूदकर बच्चे को बचाने की कोशिश की गई थी और तब लोगों को पता चला कि गड्ढा काफी गहरा है। हद तो तब यह हो गई जब बच्चे की मौत के बाद नोएडा अथॉरिटी ने रात के 3 बजे आनन फानन में चारों तरफ से उसे गड्ढे को घेर दिया और जवाबदेही से फिर मुंह मोड़ लिया जा रहा है। कलाधाम सोसाइटी की बाउंड्री के अंतर्गत पानी की बोरिंग के लिए गड्ढा खोदा गया था। उस गड्ढे में पानी भरा हुआ था। उस पानी में डूबकर एक 6 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई है। परिजनों द्वारा ये सूचना बालक को गड्ढे से निकालने के पश्चात यथार्थ हॉस्पिटल पहुंचने पर 112 को सूचित किया गया था। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पंचायतनामा भराया गया। परिजनों नोएडा में हुआ ये इकलौता हादसा नहीं है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में मौजूद एल्डिको नाम की हाउसिंग सोसाइटी में भी एक हादसा हुआ। देखिए रिपोर्ट। फिलहाल हम नोएडा के सेक्टर 150 में मौजूद हैं। यहाँ एल्डेको जो कि बहुत ही आलीशान बिल्डिंग बताई जाती है और आलीशान सोसाइटियां हैं, कई करोड़ों में इसमें फ्लैट बिकते हैं, लेकिन यहाँ पर दुखद घटना हुई है और ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही का नतीजा है। फिलहाल हम बेसमेंट में मौजूद हैं और इस बेसमेंट के सीवर टैंक में कल देर रात 2 से 4 बजे के बीच में एक मजदूर जिसका नाम श्रीकांत था और उसके साथ एक गार्ड जिसकी उम्र 22 वर्ष थी और मजदूर जो कि 40 वर्षीय था, उनकी इस सीवर टैंक में दम घुटने की वजह से मौत हो गई है। या ये सीवर टैंक आप देख रहे हैं, यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है। ये सीवर टैंक जहाँ पर सोसाइटी का सारा कचरा और गंदगी आके जमा होती है, यहीं पर उस मजदूर को मजबूर किया गया आने के लिए, सफाई करने के लिए। एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि आपको तस्वीरें दिखाएं। ये तस्वीरें देखिए आप, ये वही सीवर टैंक है जिसके अंदर वो मजदूर गया था कल रात और उसके साथ उसे जब बचाने के लिए गार्ड यहाँ पर पहुंचा, जब काफी देर तक मजदूर बाहर नहीं आया तो गार्ड उसे बचाने यहाँ पर पहुंचता है और गार्ड जब यहाँ पर आता है तो वो भी दम घुटने की वजह से मर जाता है। तो इस लापरवाह सिस्टम की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। हमारी पूरी कोशिश है कि इस सिस्टम को हम जगा सके कि आने वाले वक्त में ऐसे हादसे ना हो। मास्टर स्ट्रोक में बस इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।